यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। आज के लेक्चर में हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, यानी हमारे पास एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक प्योर इंडक्टेंस होगा। वैसे तो हमें पता है कि हमें क्या होता है कि मान लिया कि हमने एक प्योर इंडक्टर ले लिया, पहले हमने क्या ले लिया, इंडक्टर ले लिया। हमें पता है कि डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है ना। जो हमारा इंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हमें पता है इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो भी उसमें चेंज हो रहा होता है ना उसके हमेशा ऑपोजिट वर्क करता है। अगर इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट को डिक्रीज करेगा, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो करंट को इंक्रीज करेगा। ये इंडक्टर का काम होता है। लेकिन हम ऐसे मान लें कि जो हमारा इंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि लेट जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर का इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यानी हम क्या लेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट लेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास ये क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। यहाँ से हम इसको एल नाम देते हैं और यहाँ से हमारा आई करंट फ्लो करेगा। अब देखो, पहले मैथमेटिकल करने से पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, देखो थ्योरी क्या होगी, लेट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कनेक्टेड टू ए सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस। अब प्योर इंडक्टेंस क्यों बोलना, क्योंकि हमने मान लिया कि इसका जो रेजिस्टेंस था ना वो हमने नेग्लिजिबल मान लिया, इसलिए हमने क्या माना कि हमारे पास क्या होगा, प्योर इंडक्टेंस होगा, सॉरी प्योर इंडक्टेंस होगा। ठीक है, इफ डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, हमें पता है कि इसके अंदर जो करंट चेंज होगा वो डी आई बाई डी टी होगा, है ना। हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारा जो इंडक्टर होता है उसके अंदर टाइम के साथ करंट चेंज होता रहता है। ठीक है, through inductor at any instant, then induced EMF in the inductor at the same instant is minus का L di by dt। अब ये सब हम लेंजिस लॉ में भी कर चुके हैं। जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स चेंज होता है हमेशा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी EMF इंड्यूस होती है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि इंडक्टर एट द सेम इंस्टेंट इज माइनस का L di by dt, क्योंकि उसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF होगी ना वो हमेशा उसके जो चेंज इन करंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये हमारी थ्योरी होगी जिसको हम मैथमेटिकल लिखने से पहले हमें ये थ्योरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हमारी थ्योरी होगी। अब हम करेंगे इसका मैथमेटिकल साइड। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकल साइड करेंगे। अब इसकी यहाँ से इसको रिमूव कर दे। देखो ये हमारी इसकी थी, पहले हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, अब हम इसका मैथमेटिकल साइड करेंगे। देखो मैथमेटिकल में हम क्या मान लेंगे, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये इंडक्टर होगा, प्योर इंडक्टर। ठीक है, इसको हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर रखा। ठीक है, ये हमारी ईएमएफ है, ये हमारा यहाँ से करंट जा रहा है आई। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंडक्टर है। ये सारी चीजें अब हमें पता है कि अब हम क्या मानेंगे, क्योंकि हमने देखो प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं हम कि हमारा जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर वो क्या होता है, दैट इज ई डी आई बाई डी टी। ये हमारा इंडक्टर का फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं कि एल जो हमारी इंडक्टेंस होती है ई, यानी हमने ऐसा भी देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था ना किसके, डी आई बाई डी टी के, है ना। माइनस साइन था क्योंकि हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये अभी हमने थ्योरी में भी किया है। ठीक है, तो माइनस साइन अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए यहाँ से एल डी आई बाई डी टी आ जाता, और अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ यहाँ पे माइनस एल होता, है ना। इस तरीके से मतलब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाला, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि हमारा जो इंडक्टेंस होता है एल जो होता है ई टी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास ई क्या है, हमने क्या मान रखी है यहाँ पे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इस जो हमने पोटेंशियल ली है, जो वोल्टेज ई है, उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, कैपिटल ई लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ई डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे ई की जगह पे भी हमें एक और इक्वेशन रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ईएमएफ है। तो ईएमएफ वाली इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी ईएमएफ की इक्वेशन होती है ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अब हम लिखें, इसमें इक्वेशन रखें, तो हमारे पास देखो L का क्या आ जाएगा, E की जगह पे हम लिख दें ई नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा डी आई
बाय dt। क्लियर हुआ यहाँ से कैसे आया? पहले हमने इंडक्टेंस का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, L इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी होता है। यहाँ से E हमारे पास क्या है? ईएमएफ है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल E लिया। कैपिटल E लेने के बाद हमें पता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन ये होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमने E की जगह पे क्या रखा? दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? तो ये ऐसे लिया है। अब हमें क्या चाहिए? अब हम देखो क्या निकालेंगे? डी आई निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर पहले हम क्या माने? स्मॉल करंट है, लेकिन पूरे के पूरे इंडक्टर से करंट फ्लो होता है, पूरे सर्किट में अगर हम निकालेंगे तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या मानेंगे? लेट स्मॉल करंट, है ना, डी आई के लिए। तो यहाँ से हमें डी आई चाहिए, तो डी आई अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा डी आई देखो क्या बन जाएगा। यहाँ से क्रॉस मतलब डी आई है, देखो क्या बन जाएगा? ई नॉट बाई एल, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। देखो यही बनेगा ना। कैसे आया? डी आई आया हमारा। डी आई को जैसे अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई नॉट, अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है डी आई, और डी टी अगर उधर चला जाएगा, है ना, देखो ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ से आ जाएगा एल और यहाँ से आ जाएगा डी टी, है ना। हमें क्या चाहिए? डी आई चाहिए, तो यहाँ से ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी नहीं बन जाएगा, है ना, डी टी इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, ये तो समझाने के लिए था ना, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इससे आगे का प्रोसेस करें। देखो इससे आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा? हमें पता है कि स्मॉल करंट के लिए था, अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमने पूरी यहां से इक्वेशन सेकंड कर दी। अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, इंटीग्रेटिंग सेकंड वाली इक्वेशन का जब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई नॉट बाई एल हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर ले ले, अभी ले लेते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमारा किसका आ जाएगा? साइन ओमेगा टी का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आई जो है वो किसके इक्वल बना? दैट इज ई नॉट बाई एल, और हमें पता है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ओमेगा टी, माइनस का कोस ओमेगा टी, और ओमेगा का हमारे नीचे क्या आ जाएगा? इनटू में ओमेगा, सॉरी नीचे ओमेगा आ जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन होता तो इनटू में हो जाता, ठीक है। ये अलग है, देखो ये अलग है। यहाँ से क्लियर हो गया? अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा इंटू एल, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, और ये आ जाएगा कोस ओमेगा। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे तो माइनस आ गया, अब इस माइनस को कैसे हटाएंगे हम? यहाँ से जो माइनस है ना, इसको हम यहाँ पे देखो, हमारे जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन थी हमारे पास ये थी, है ना, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे कोस है। अब हमें लास्ट में तो कंपैरिजन करना होता है, जब कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो अब हमने जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमें पता है कि अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करें तो हम क्या लिख देते हैं? कोस 90 माइनस थीटा, ऐसा कर देते हैं। अब ऐसा ही इसमें करेंगे कि आई इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज माइनस का ई नॉट ओमेगा इनटू एल, और इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा क्या है? ओमेगा। क्लियर हुआ ये? क्योंकि हमने इसको साइन में चेंज किया। जब हम साइन को कोस में या कोस को साइन में चेंज करते हैं तो कोस 90 माइनस थीटा रखते हैं, तो साइन या फिर जो भी रख सकते हैं। मतलब अगर ऐसा करें ना, कोस को अगर साइन में चेंज करेंगे तो भी हमें ऐसा ही करना होता है, साइन 90 माइनस थीटा ही रखते हैं हम। क्लियर? तो यहाँ से सेम वही बनेगा, साइन पाई बाय 2 माइनस का ओमेगा इंटू टी। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा इंटू एल, ठीक है। अगर हम इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा सेम होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे पहले ओमेगा टी है लेकिन यहाँ पे पहले पाई बाय 2 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस का पाई बाय। क्लियर हुआ? देखो अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे, ताकि क्योंकि ये जरूरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, इसी से तो हमने कंपैरिजन करना है हमारी इक्वेशन का। तो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या आई है? ई इज इक्वल टू सॉरी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, और यह आया
साइन, साइन आएगा ना साथ में। देखो इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे से आएगी नहीं। देखो इसको रिमूव कर देते हैं। देखो हमारी क्वेश्चन क्या आई, I इज इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा इंटू एल, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। ये हमारी इक्वेशन आई। अब देखो यहां से इस इक्वेशन, ये हमारी अगर इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको मान लिया हमने, इसको हम फर्स्ट, ये हमारी सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, देखो हमें क्या मिला कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हमने कंपैरिजन किया। पहले हम कंपैरिजन बाद में करेंगे। देखो यहाँ से क्या बनेगा, हमें पता है कि हमारा जो मैक्सिमम करंट होता है आई नोट, वो हमारा क्या होता है, ई नोट बाई आर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या हुआ कि ये एक तरीके से हमारा रेजिस्टेंस का वर्क करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ई नोट बाय हमारा आर जो होता है वो मैक्सिमम करंट देता है। मतलब यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है, मतलब ये कौन सा रेजिस्टेंस है, जो ये ओमेगा एल है, ये हमारा कौन सा है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये क्या करेगा, इंडक्टर के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये वो है दैट इज ओमेगा इनटू एल। क्लियर हुआ। तो यहाँ से एक तरीके से ये रेजिस्टेंस है, तो ई नोट बाय अगर आर है तो इसको हम क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस है ये जो हमें इंडक्टर दे रहा है, वो रेजिस्टेंस है ई नोट बाय ओमेगा इनटू एल। मतलब एक तरीके से ये हमारा आई नोट बन गया, क्योंकि हमें पता आई नोट का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये हमारा क्या आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हमने कैपेसिटिव, जब हमने कैपेसिटेंस का केस देखा तब हमने क्या देखा था कि हमारे पास 1/ओमेगा-c आया था, और उस केस में हमने देखा था कि डीसी को कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा था कैपेसिटर्स। लेकिन अब हम इसमें क्या देखेंगे कि क्या इंडक्टर हमारा डीसी को ब्लॉक करता है या नहीं, इस फॉर्मूले का यूज करके। पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं कंप्लीटली, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा, यहाँ से क्या बना कि हमारे पास अब I इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, दैट इज आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय, ये इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ये फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को जब हमने कंपैरिजन किया तो क्या कंक्लूजन निकला, देखो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी आया, लेकिन इसमें क्या है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। मतलब अब की बार जब हमने कैपेसिटेंस के केस में देखा था कि हमारा करंट जो है लीड्स कर रहा था पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस से ईएमएफ से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का पाई बाय 2 आ गया। मतलब ये क्या कर गया, लैग्स बिहाइंड कर गया। तो फ्रॉम इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ we get the current lags behind from EMF, ठीक है। मतलब हमारा करंट क्या कर गया, लैग्स बिहाइंड, पीछे कर गया पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस से, EMF बाय पाई बाय 2 फेज डिफरेंस भी लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे लास्ट में, जब हमारे पास ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे ना, तो हम उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट करंट लैग्स बिहाइंड फ्रॉम ईएमएफ बाय पाई बाय 2 फेज डिफरेंस। तो पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस से हमारा जो करंट है वो क्या कर गया, लैग्स कर गया। यानी अब इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे ना, तो हमारा करंट जो है वो पीछे आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से कंप्लीट हो गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं अच्छा सा, ठीक है। देखो अब हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, पहले हम इसकी इक्वेशन रखेंगे दोनों, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो हमारे पास ग्राफ क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है इस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, और इस डायरेक्शन में ई और आई होता है ना, ईएमएफ और करंट। अब की बार क्या है, ये हमारी ईएमएफ की इक्वेशन दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन हमें पता है कि करंट हमारा क्या किया है, लैग्स बिहाइंड किया करंट ने,
यानी अब की बार हमारा जो करंट जाएगा ना वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब की बार करंट क्या कर गया, लेग से बिहाइंड कर गया, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा करंट आ जाएगा। अब की बार करंट ने क्या किया है, लेग से बिहाइंड यानी पीछे रह गया हमारा करंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, क्योंकि करंट अब की बार क्या कर गया, लेग से बिहाइंड कर गया। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। जब हम करंट के ये ग्राफ बनेगा, ये हमारा फेजर डायग्राम होगा। जब हमें इसका डायग्राम बनाने की जरूरत तो होगी ना, एग्जाम्स में डायग्राम तो बनाने जरूरी होते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या बनाएंगे, उसके बाद जब हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम इसका डायग्राम बना करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से लेग्स करता हुआ दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ग्राफ आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ओमेगा इंटू एल आया था, ये हमारा क्या था, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस था, मतलब हमने जब कैपेसिटर के केस में देखा था कि 1 बाय ओमेगा सी आया था। ओमेगा सी मतलब हमारे पास ये क्या था, 1 बाय 2 पाई म्यू इंटू सी। इस केस में हमारे पास डीसी के केस में हमने देखा था कि डीसी में कोई साइकिल तो होती नहीं, साइकिल नहीं होती मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब 1 बाय समथिंग अपॉन जीरो हमारी इंफिनिटी देती है। मतलब हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर ने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे दिया था, जिसके कारण कैपेसिटर ने डीसी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डीसी में कैसे बिहेव करता है, डीसी पर। अब वो कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे अब हमें पता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा हमें वही पता है 2 पाई म्यू इंटू एल। अगर हम डीसी के केस में देखें कि अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो भी गई तो ये पूरा क्या बन जाएगा, जो ये ओमेगा इंटू एल होता है ना, इसको हम एक्स एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्स इंटू एल, एक्सएल, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा इंटू एल हमें पता है कि क्या आ जाएगा, 2 पाई म्यू इंटू एल। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो हो भी गई तो क्या होगा कि हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये है ना इंडक्टर, ये डीसी को ब्लॉक नहीं करता, ये डीसी को मतलब इजीली भी फ्लो नहीं होने देता, लेकिन कैपेसिटर की तरह कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता, मतलब थोड़ी थोड़ी फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में हमें पता है कि डीसी को ये इजीली फ्लो करने देगा, मतलब इतनी इजीली भी नहीं, वैसे कैपेसिटर के कंपैरिजन में बोल रही है, ठीक है। तो ये इंडक्टर जो है डीसी को इजीली मतलब फ्लो करने देगा एज कंपेयर टू कैपेसिटर। क्लियर हुआ यहाँ से। तो हमें क्या आया, हमारे पास एक नई टर्म निकल के आई, दैट इज एक्सएल। ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे हमने कैपेसिटेंस के केस में देखी थी ना 1 बाय ओमेगा सी, तो वो भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। ये एक्सएल जो है ये भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो ओमेगा ये हमें क्या देगा कि डीसी को ये फ्लो करने देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या तीन निकाले, रेजिस्टेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कैपेसिटर्स ओनली एंड इंडक्टेंस ओनली। रेजिस्टेंस में तो हमें पता था कि जो हमारा करंट है और वोल्टेज है उनके बीच में सेम फेज डिफरेंस था, सेम था, है ना। और कैपेसिटर के केस में हमें लीड कर रहा था हमारा करंट, और इंडक्टेंस के केस में हमारा करंट लैग्स कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन निकाले, तीनों के केस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस ने भी डीसी को फ्लो करवाया, इंडक्टर ने भी फ्लो करवाया, लेकिन ब्लॉक किसने किया, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर्स ने, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे हो गए, ये हमारा ग्राफ हो गया, और ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, दैट इज एक्सएल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये हमारा था दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अब हम ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन आता है, हम ऐसे मान लेते हैं 100 हर्ट्ज एसी इज flowing 40 मिली हेनरी coil, फाइंड इट्स रिएक्टेंस। ऐसे आ जाते हैं। अब देखो, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज करें या कैपेसिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, हेनरी आया।
हमें पता है इंडक्टेंस की जो हमेशा एसआई यूनिट होती है वो हेनरी होती है इंडक्टेंस की, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं हम। अब इसमें देखो हमारी क्या क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो हमारी कितनी है 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमें पता है कि इंडक्टेंस गिवन है वो हमारी कितनी है 40 मिली हेनरी, मिली हमें पता है कितनी होती है 10⁻³ हेनरी आ जाएगा। अब हमें पता है कि रिएक्टेंस का फॉर्मूला भी हमने किया, वो हमारा क्या होता है ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा मतलब म्यू और इंटू एल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हमारा क्या होता है 2 पाई म्यू इंटू एल। अब देखो हमारे पास म्यू गिवन है, एल गिवन, हम इजीली निकाल सकते हैं ना। तो हमारे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके के आते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि मिली हेनरी है या कैपेसिटर्स है। कैपेसिटेंस के केस में यहाँ पे सी लिखा होगा, ठीक है, तो उस केस में हमें 1/ओमेगा सी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से ओमेगा 2 पाई म्यू की जगह पे फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 100 हर्ट्ज की, और हमारा इंडक्टेंस कितना गिवन है 14 इंटू 10⁻³ हेनरी। इसको हम सोल्व कर देंगे, 2 इंटू 20 पाई की जगह 22/7 इंटू में 100 इंटू में 14 इंटू में 10⁻³ इस तरीके से हम इसको सोल्व करके यहाँ से हमारा इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? तो इनके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो कुछ इस तरीके के आते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमारा जो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग जो एलसीआर सर्किट है, मतलब इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटर्स भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा, तीनों सर्किट एक साथ होंगे, तब उसका जो फॉर्मूला आएगा वो हम सोल्व करेंगे। तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके।